हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन ड्राइडन की कंप्लीट बायोग्राफी, जो कि एक महान पोइट, ड्रामेटिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक थे। इससे पहले मैं शैडवेल फ्रॉम मैकफ्लेक्नो डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। दोस्तों, जॉन ड्राइडन का जन्म 9 अगस्त 1631 को अल्विंकल, नॉर्थम्पटनशायर, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, ये एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। ड्राइडन ने अपना बचपन गांव के इन्वायरमेंट में बिताया। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इंग्लैंड की सिविल वॉर एक ऐसी लड़ाई थी जो किंग और पार्लियामेंट के बीच हुई। किंग अपनी मर्जी से रूल करना चाहता था, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता था, लेकिन पार्लियामेंट कह रही थी हमें भी डिसीजन लेने का राइट चाहिए। ड्राइडन के पेरेंट्स की फैमिली तो पार्लियामेंट की साइड थी, वो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे। 1644 के आसपास ड्राइडन का एडमिशन हुआ वेस्टमिनिस्टर स्कूल में। ये एक बहुत ही फेमस स्कूल था और यहाँ उन्हें एक बहुत फेमस टीचर पढ़ाते थे जिनका नाम था रिचर्ड बसबी, जो कि अपने टाइम के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और ब्रिलियंट हेडमास्टर थे। उन्होंने ड्राइडन को क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाया और यही वजह थी कि बाद में जब ड्राइडन ने क्लासिकल वर्क्स के ट्रांसलेशंस किए तो उनकी इंग्लिश बहुत नेचुरल और स्मूथ लगी, क्योंकि वो क्लासिक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि समझकर फील करते थे। 1650 में ड्राइडन ने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लिया ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। यहाँ उन्होंने 1654 में बीए डिग्री कंप्लीट करी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि 1654 से 1660 के बीच ड्राइडन क्या कर रहे थे। ये उनकी लाइफ का मिस्ट्री पीरियड है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे थे और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स ऑब्जर्व कर रहे थे। अब वो वाकई में क्या कर रहे थे वो तो ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों, 1659 में ड्राइडन की पहली इंपॉर्टेंट पोएम आई, हीरोइक स्टैंजाज ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ये पोएम ड्राइडन ने ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर लिखी थी। दोस्तों, ओलिवर क्रॉमवेल पार्लियामेंट का सपोर्टर था। ये पोएम एक ट्रिब्यूट थी क्रॉमवेल के लिए, मतलब एक तरह की रेस्पेक्टफुल पोएम जो ओलिवर क्रॉमवेल की तारीफ में लिखी गई थी। इसे हीरोइक स्टैंजाज में लिखा गया था। ड्राइडन की पोएम बहुत मैच्योर, बैलेंस्ड और क्लासिकल रेफरेंसेस से भरी हुई होती थी। ड्राइडन पब्लिक पोएट्री लिखने में एक्सपर्ट थे। वो नेशनल या पॉलिटिकल इवेंट्स पर पोएम्स लिखते थे जिसमें इमोशंस भी होते थे। फिर 1660 में आया एक टर्निंग पॉइंट। चार्ल्स सेकेंड वापस थ्रोन पर आए और यही पीरियड कहलाता है द रेस्टोरेशन। ड्राइडन ने इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हुए एक पोएम लिखी, एस्थ्रिया रिडेक्स, जिसमें उन्होंने किंग के रिटर्न को बहुत ही डिवाइन टोन में डिस्क्राइब किया है। ये 300 लाइन की पोएम है जिसे राइम्ड कपलेट में लिखा गया है। और 1661 में ड्राइडन ने चार्ल्स सेकेंड के कोरोनेशन के लिए एक और पोएम लिखी, टू हिज सेक्योर्ड मैजेस्टी। दोनों पोएम्स का पर्पस मोनार्की को सपोर्ट करना और किंग की तारीफ करना था। इसी टाइम से ड्राइडन का कनेक्शन मोनार्की से स्ट्रांग हो गया और उनका करियर और पॉपुलैरिटी दोनों बढ़ने लगी। अब दोस्तों, एक चीज़ नोटिस करने लायक है, जिस रूलर के हाथ में सत्ता होती थी ड्राइडन उसी के साथ देते थे। जब पार्लियामेंट की सत्ता थी तो उन्होंने क्रॉमवेल के लिए पोएम लिखकर तारीफ करी, और जब किंग चार्ल्स सेकेंड वापस आए और मोनार्की दोबारा आ गई तो ड्राइडन ने तुरंत अपना टोन चेंज कर लिया और मोनार्की के सपोर्टर बन गए। मतलब भाई, हम तो उसी का साथ देंगे जिसकी सत्ता होगी, उसी के सपोर्टर बन जाएंगे। दोस्तों, ड्राइडन का नाम जब पोएट्री वर्ल्ड में फेमस होने लगा तभी उनका कनेक्शन बना हॉवर्ड फैमिली से। ये फैमिली इंग्लैंड की एक वेल नोन नोबल फैमिली थी। थॉमस हॉवर्ड खुद लिटरेचर और आर्ट के बहुत बड़े एडमायरर थे। इसी कनेक्शन के थ्रू ड्राइडन की मुलाकात हुई थॉमस हॉवर्ड के बेटे सर रॉबर्ट हॉवर्ड से। वो एक पोइट और ड्रामेटिस्ट भी थे और उनकी ये फ्रेंडशिप एक फैमिली रिलेशन में तब बदल गई जब ड्राइडन ने थॉमस हॉवर्ड की सबसे छोटी बेटी एलिजाबेथ से शादी कर ली। 1 दिसंबर 1663 में एलिजाबेथ और ड्राइडन के 3 बच्चे हुए। दोस्तों, रॉबर्ट हॉवर्ड और ड्राइडन ने मिलकर एक प्ले भी लिखा था, द इंडियन क्वीन। ये 1664 में पहली बार परफॉर्म किया गया और 1665 में पब्लिश हुआ। आगे बढ़े इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम कौन सी बुक यूज़ करें, तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगी, विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बुक ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब के लिए बहुत यूज़फुल है। और सबसे अच्छी बात, लैंग्वेज बहुत ईजी और क्लियर है। मैं नीचे टैग कर दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो।
अब बात करते हैं ड्राइडन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लंबी पोएम के बारे में, एनस मिराबिलिस। 1667 में ये पब्लिश हुई थी। ये पोएम एक सेलिब्रेशन थी जिसमें ड्राइडन ने इंग्लैंड की दो बड़ी जीत को डिस्क्राइब किया था। पहली, विक्ट्री ओवर द डच, और दूसरा द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। दोस्तों, उस टाइम इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच एक नेवल वॉर चल रही थी। ड्राइडन ने इस पोएम में बताया है कि कैसे इंग्लिश फ्लीट ने डच आर्मी को हराया और कैसे किंग चार्ल्स सेकंड सबसे बेस्ट रूलर हैं। पोएम का दूसरा मेजर थीम था लंदन का ग्रेट फायर, जो 1666 में लगी थी और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ड्राइडन ने बताया कि कैसे लंदन के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से इस परेशानी का सामना किया। इस पोएम में दोस्तों ड्राइडन ने मोनार्की की जमकर तारीफ करी है, चार्ल्स सेकंड को एक वाइस रूलर बताया है। अब जब जॉन ड्राइडन किंग की जमकर तारीफ कर ही रहे थे तो डेफिनेटली किंग का सपोर्ट तो ड्राइडन को मिलेगा ही। जॉन ड्राइडन बहुत फेमस हो गए। अब इतनी पॉपुलैरिटी के बाद जब 1668 में पोएट लॉरिएट सर विलियम डेवरेंट की डेथ हुई तो उनकी जगह पर जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरिएट बना दिया गया। दोस्तों, पोएट लॉरिएट यानी कि एक ऐसा पोएट जिसे राजा या गवर्नमेंट ऑफिशियली अपॉइंट करती है पोएट्री लिखने के लिए। तो इतना बड़ा पद जॉन ड्राइडन को मिल गया और सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें रॉयल हिस्टोरियोग्राफर भी अपॉइंट किया गया। मतलब वो किंग के ऑफिशियल पोएट और हिस्टोरियन दोनों बन गए। अब बात करते हैं ड्राइडन की स्टेज राइटिंग की। रेस्टोरेशन के बाद जब चार्ल्स सेकंड वापस किंग बने 1660 में तो उन्होंने 2 थिएटर्स को लाइसेंस दिया, क्योंकि प्यूरिटन्स ने 1642 में सारे थिएटर्स बंद करवा दिए थे। अब जब स्टेज दोबारा से ओपन हुआ तो जॉन ड्राइडन भी उन ड्रामेटिस्ट के ग्रुप में शामिल हो गए जो इंग्लिश थिएटर के लिए नए प्लेस लिख रहे थे। उनका पहला प्ले था द वाइल्ड गैलेंट, जो कि 1663 में परफॉर्म किया गया। ये एक कॉमेडी थी जिसमें कुछ फ़नी मोमेंट्स थे, लेकिन डायलॉग्स कुछ ज़्यादा ही बोल्ड थे और ज़्यादा पसंद नहीं आए ऑडियंस को, तो ये प्ले थोड़ा फ्लॉप हो गया। लेकिन अगले साल 1664 में उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ सर रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ मिलकर एक हीरोइक ट्रेजेडी लिखी, द इंडियन क्वीन। इसे राइम्ड कपलेट में लिखा गया था। ये प्ले काफ़ी हिट हुआ और लोगों को हीरोइक स्टाइल का एक नया जॉनरा काफ़ी पसंद आया। और फिर ड्राइडन ने लिखा द इंडियन एम्परर, जो कि द इंडियन क्वीन का सीक्वल था। इस प्ले को 1665 में परफॉर्म किया गया और ये उनका पहला बड़ा सक्सेसफुल प्ले बना। 1667 में ड्राइडन ने एक और सुपरहिट प्ले लिखा, सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन। ये एक ट्रेजी कॉमेडी थी, मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स इसमें मिक्स थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये प्ले किंग चार्ल्स सेकंड को पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर थी फ्लोरिमेल, जिसका रोल किंग की फेवरेट मिस्ट्रेस नेल गेन ने प्ले किया था। इसी साल 1667 में ही ड्राइडन ने फ्रेंच प्लेराइट मॉलिया के एक कॉमेडी प्ले ला तुर्दी को अडॉप्ट किया और उसका इंग्लिश वर्जन लिखा सर मार्टिन मारॉल। ये प्ले 1667 में ही परफॉर्म किया गया। ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है ना? अभी लाइक करो और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। 1666 में ड्राइडन ने लिखा अपना फेमस क्रिटिकल वर्क ऑफ ड्रामेटिक पोइजी एंड एसे। ये वर्क 1668 में पब्लिश हुआ। इसमें 4 कैरेक्टर्स के बीच एक डिस्कशन दिखाया गया है, जिसमें ड्राइडन खुद भी एक कैरेक्टर है, नियंदर नाम का। इस एसे ने पहली बार मॉडर्न ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म को शेप दिया। उनका ये स्टाइल साइंटिफिक और थॉटफुल था और उन्होंने अपने अगले प्लेस और ट्रांसलेशन के प्रीफेस में भी यही क्रिटिकल राइटिंग जारी रखी। 1668 में ही ड्राइडन ने थॉमस किलीग्रीव के थिएटर कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। डील ये थी कि वो साल के 3 प्लेस लिखेंगे और कंपनी के प्रॉफिट में से एक हिस्सा उनका भी होगा। लेकिन ड्राइडन एवरेज एक ही प्ले लिखते थे हर साल, फिर भी उन्हें दोनों तरफ से प्रॉफिट हुआ। 1669 में उनकी एक ट्रेजेडी टायरेनिक लव रिलीज हुई और 1670 में द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा के दोनों पार्ट्स रिलीज हुए। ये सभी हीरोइक प्लेस थे, फुल ऑफ एक्शन, इमोशंस और ग्रैंड डायलॉग्स। ये सभी बहुत सक्सेसफुल हुए। लेकिन हीरोइक ड्रामा का चार्म धीरे धीरे कम होने लगा और 1671 में जॉर्ज विलियर्स ने एक कॉमेडी लिखी, द रिहर्सल, जो बेसिकली ड्राइडन और उनके हीरोइक स्टाइल का मजाक उड़ाता है। हीरोइक प्लेस के टाइम तक ड्राइडन अपने ऑडियंस को ड्रम्स, ट्रम्पेट्स, एक्शन सीन्स और फैंसी कॉस्ट्यूम से इम्प्रेस करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना स्टाइल और मैच्योर बना लिया। 1672 में उन्होंने लिखी मैरिज आ ला मोड, एक ब्रिलियंट कॉमेडी जिसमें लव और जेंडर के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है।
सर जॉर्ज इथेरिज और विलियम कॉनग्रीव जैसे ड्रामेटिस्ट भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे। 1675 में ड्राइडन ने अपना लास्ट और बेस्ट हीरोइक प्ले लिखा, औरंगजेब, जिसमें उन्होंने राइम्ड कपलेट्स छोड़कर ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है। फिर 1677 में उनका एक और प्ले आया, ऑल फॉर लव, जो शेक्सपियर के एंटनी क्लियोपाट्रा पर बेस्ड था। ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। ड्राइडन ने शेक्सपियर के और भी प्लेस अडाप्ट किए, जैसे कि द टेम्पेस्ट और बाद में ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। लेकिन 1678 तक क्लीक्रियो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, मैनेजमेंट खराब थी और ड्राइडन का शेयर होल्डर के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपना नया प्ले इडिपस, जो उन्होंने नैथानियल ली के साथ लिखा था, वो एक राइवल थिएटर कंपनी को दे दिया और क्लीक्रियो से अलग हो गए। अगर दोस्तों ड्राइडन की 1680 में डेथ हो जाती तो लोग उन्हें सिर्फ एक ड्रामेटिस्ट के रूप में ही याद रखते, लेकिन उसके बाद के सिर्फ 2 साल में ड्राइडन ने अपनी एक नई पहचान बना ली। वो बन गए इंग्लैंड के सबसे बड़े वर्स सटायरिस्ट। 1681 के टाइम पर किंग चार्ल्स सेकंड को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इशू ये था कि उनके बाद नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, और इसी पॉलिटिकल ड्रामा के दौरान ड्राइडन ने अपने वर्स सटायर्स लिखना शुरू किए। जब इंग्लैंड में पॉलिटिकल हलचल चल रही थी, ड्राइडन तब पोएट लॉरिएट थे, मतलब किंग के ऑफिशियल पोएट। ऐसे में वो चुप नहीं रह सकते थे, तो नवंबर 1681 में उन्होंने अपना फेमस पॉलिटिकल सटायर एब्सलम एंड एकिटोफेल पब्लिश कराया। ड्राइडन ने इस पोएम के थ्रू पॉलिटिकल इवेंट्स को एक हीरोइक और सटायरिकल स्टाइल में दिखाया है। वो किंग के साइड में है, लेकिन पोएम का टोन डिग्निफाइड और सीरियस था। ये पोएम एक मास्टरपीस बनी है क्योंकि इस पोएम में उन्होंने विग पार्टी के लीडर्स का मजाक उड़ाया और टोरी पार्टी को सपोर्ट किया है। इसके बाद ड्राइडन ने एक और पोएम लिखी, द मेडल। इस पोएम में उन्होंने विग्स पर सीधा और पावरफुल अटैक किया और साथ ही एक बोल्ड प्रोज लिखा, एपिस्टल टू द विग्स। ये दोनों लिखने के बाद उनका नाम और भी बड़ा हो गया, एक फियरलेस पॉलिटिकल सटायरिस्ट के रूप में। इसी साल 1682 में ही ड्राइडन का एक और वर्क पब्लिश हुआ, एनोनिमसली, यानी ये वर्क उन्होंने बिना नाम के पब्लिश कराया, और वो वर्क था दोस्तों मैकफ्लेक्नो। मैकफ्लेक्नो के शैडवेल वाले पार्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी इस वीडियो में, इसे भी ज़रूर देखना और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ड्राइडन के बारे में। इसमें ड्राइडन ने थॉमस शैडवेल, जो कि एक विग प्लेराइट था, उसका मजाक उड़ाया है, और इतनी हिलेरियस तरीके से कि उसकी रेपुटेशन कभी वापस नहीं संभली। ड्राइडन ने शैडवेल को एक किंग ऑफ डलनेस के रूप में दिखाया है, एक ऐसा राइटर जिसमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो मैकफ्लेक्नो एक फ़नी, क्लेवर और सैवेज सटायर था, और ये इंग्लिश लिटरेचर का पहला मॉक हीरोइक पोएम माना जाता है। इसी पोएम से इंस्पायर्ड होकर अलेक्जेंडर पोप ने बाद में लिखा था द डंसियाड। 1685 में जब किंग जेम्स सेकंड ने थ्रोन संभाला तो उन्होंने कैथोलिक्स के लिए थोड़ा टॉलरेंस दिखाना शुरू किया, और इसी टाइम पर ड्राइडन भी ऑफिशियली रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल हो गए। 1687 में उन्होंने लिखी अपने सबसे लंबी पोएम, द हिंद एंड द पैंथर। ये एक फेबल थी, मतलब जानवरों के कैरेक्टर्स के थ्रू इसमें कहानी बताई गई है। इस फेबल को ड्राइडन ने अपने नए रिलीजन कैथोलिक के सपोर्ट में लिखा था और प्रोटेस्टेंट रिलीजन और चर्च ऑफ इंग्लैंड का विरोध किया इस पोएम में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे कुछ साल पहले 1682 में ड्राइडन ने एक पोएम लिखी थी, रिलीजियो लाइसी, जिसे उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के फेवर में लिखा था, और इस पोएम में उन्होंने कैथोलिक्स का विरोध किया था। तो दोस्तों, जब उन्होंने बाद में रिलीजन बदल लिया, लोगों को लगा कि ड्राइडन अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस साइड सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते, इसीलिए क्रिटिक्स ने उन पे एक्यूज़ किया है कि वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, मतलब जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ साइड ले ली। 1688 में जब किंग जेम्स सेकंड ने अपना थ्रोन छोड़ दिया, सत्ता से जब वो हट गए, तो ड्राइडन की पॉपुलैरिटी भी बहुत कम होने लगी, ख़त्म होने लगी थी। उन्होंने अपना पोएट लॉरिएट टाइटल भी खो दिया, और ड्राइडन की जगह उनके राइवल थॉमस शैडवेल को पोएट लॉरिएट बना दिया गया। दोस्तों, आम तौर पर जब पोएट लॉरिएट की डेथ होती है तभी नया पोएट लॉरिएट बनाया जाता है, लेकिन ड्राइडन के केस में ऐसा नहीं हुआ। ड्राइडन जिंदा थे, फिर भी उनसे ये टाइटल छीन लिया गया और उनकी जगह थॉमस शैडवेल को पोएट लॉरिएट बना दिया गया। अब पॉलिटिक्स से दूर होकर ड्राइडन वापस थिएटर की दुनिया में आ गए। उन्होंने लिखी एक ट्रेजेडी, डॉन सेबेस्टियन, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। और फिर एम्फिट्रियन लिखी, जिसमें हेनरी पर्सेल का म्यूजिक था। दोस्तों, ये प्ले तो हिट हो गया। पर्सेल के साथ ड्राइडन ने मिलकर एक ड्रामेटिक ओपरा भी लिखा, किंग आर्थर, और ये भी सक्सेसफुल रहा। लेकिन उनकी ट्रेजेडी क्लियोमिनीस को लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकली रिस्की कंटेंट था,
और नेक्स्ट ड्राइडन की ट्रेजी कॉमेडी लव ट्रियम्फेंट आई और अफसोस की बात है कि ये भी फ्लॉप हो गई। तो ड्राइडन ने डिसाइड किया कि वो स्टेज राइटिंग बंद ही कर देंगे। 1680s और 90s के दौरान ड्राइडन ने कुछ पोएटिकल कलेक्शन बनाए, जैसे ज्यूवनल और पार्सियस के लिखे हुए वर्क्स का ट्रांसलेशन किया। दोस्तों, ये दोनों रोमन पोइट्स थे। ये सब उन्होंने पब्लिशर जैकब टॉन्सन के लिए किया था। 1692 में उन्होंने लिखा एलेनोरा, जो एक मेमोरियल पोएम थी और उसके लिए उन्हें काफ़ी बढ़िया पेमेंट मिला। लेकिन उनका सबसे बड़ा लेट वर्क था वर्जिल का कंप्लीट ट्रांसलेशन, जो उन्होंने 1694 में स्टार्ट किया और 1697 में पब्लिश हुआ। इसके बाद ड्राइडन को लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश लेटर्स कहने लगे। वो अक्सर विल्स कॉफ़ी हाउस में यंगर राइटर्स के साथ बैठकर बातें किया करते थे। उनका आखिरी वर्क था फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो कि मार्च 1700 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने ओविड, चौसर और बोकाशियो के वर्क्स को मॉडर्न पोइट्री स्टाइल में लिखा और एक इम्पॉर्टेंट प्रीफेस भी ऐड किया था। 12 में 1700 में उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में चौसर और अब्राहम काउली के बीच में दफनाया जाता है। दोस्तों, ड्राइडन ने अपनी लाइफ में 30 के करीब प्लेज लिखे, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और ड्रामेटिक ओपराज, और पोइट्री और ड्रामा पे उनकी क्रिटिकल एसेज इतने वैल्यूएबल थे कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है। आज भी ड्राइडन को 17th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट माना जाता है। एक ऐसा राइटर जिसने सटायर, ड्रामा और क्रिटिसिज्म तीनों ही फील्ड्स में अपना मैजिक दिखाया। तो गाइस, ये थी जॉन ड्राइडन की कंप्लीट बायोग्राफी, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। वीडियो हेल्पफुल होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।